स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज है केमिकल्स के बारे में। यूएस के वहाँ पे केमिकल स्पिल होने की वजह से कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, जब भी केमिकल्स के बारे में मेंशन किया जाता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि कंट्रीज़ के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में वॉर सिचुएशन के दौरान में केमिकल वेपन है उसको यूज किया जा सकता है क्या। तो कंट्रीज़ के बिटवीन में कुछ कन्वेंशन इस्टेब्लिश हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं केमिकल वेपन के यूज के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में ह्यूमनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी केमिकल वेपन है उसका यूज है वो नहीं करना चाहिए। यूएन के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिकल वेपन्स के यूज को प्रोहिबिट करने के रिगार्डिंग में वर्क को कैरी आउट करता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इस ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 के समय जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है? लार्जर वे के अंदर में जब आप आईआर के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रीड करते हो, उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो आपको जिनेवा के वहाँ पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपको वियना के वहाँ पे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो कि पेरिस के वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। बट आप देखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है हेग के वहाँ पे। और हेग के वहाँ पे कौन से अदर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर भी आप रीड करते हो? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो भी हेग के वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। क्या स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज है वो भी दिया गया है क्या? 2013 के समय में इस ऑर्गेनाइजेशन को जो नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया इसके इफर्ट्स की वजह से। रिसेंटली आप देखिए कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर में क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको मेंशन कर दिए गए थे। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को 2 टाइम नोबल पीस प्राइज है वो मिला है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी को 2 टाइम्स जो नोबल पीस प्राइज है वो मिला है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए, जब भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इस कंट्री के द्वारा केमिकल वेपन है उसको यूज किया गया है, तो उस समय में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो टीम है वो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए विजिट किया करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन के द्वारा। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे केमिकल्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो फ्रांस के बारे में है। पेरिस के वहाँ पे आप देखिए कि फुटबॉल का एक चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज होता है यूरोपियन जो फुटबॉल लीग्स हैं उनके बिटवीन के अंदर में। तो वहाँ पे फ्रांस के अंदर में एक इस्टेब्लिश जो लीग है उनके द्वारा आर्सेनल नाम का जो टीम है जो कि यूके के वहाँ पे इस्टेब्लिश है, उसको आप देखिए कि डिफीट किया था फाइनल के अंदर में। तो उसके बाद में सेलिब्रेशन के अंदर में वायलेंस वहाँ पे हुआ है उसको ये शो किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है वो नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई ओल्डेस्ट जो फुटबॉल का क्लब है उसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप देखिए कि मोहन बागान नाम का एक क्लब है जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे मोहन बागान नाम का जो टीम है, जो आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में वन ऑफ द ओल्डेस्ट के रूप से इस्टेब्लिश है। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है रोमानिया के बारे में। रोमानिया ने एलिगेशंस लगाए हैं कि रशियन जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के द्वारा वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर में स्ट्राइक है वो किया गया है और रशियन ड्रोन्स को आइडेंटिफाई भी किया गया रोमानियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। एग्जाम के लिए तो आपको यही बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि रोमानिया है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है, कौन कौन से कंट्री हैं वो इसके साथ में एरिया शेयर किया करते हैं। तो स्टूडेंट, जो यूक्रेन नाम का जो नेशन है उसी के आप देखिए कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में रोमानिया है वो इस्टेब्लिश है। सपोज कीजिए यहाँ पे यूक्रेन है तो यहाँ पे जो रोमानिया है वो इस्टेब्लिश है। और इस पार्ट के अंदर में एक टीनी सा कंट्री है, लैंडलो कंट्री है, जिसको कि हम मोल्दोवा के नाम से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो रोमानिया है, रोमानिया के साथ में कौन कौन से कंट्री अपना एरिया शेयर करेंगे? सदर्न पार्ट के अंदर में तो आप देखिए कि यहाँ पे जो ब्लैक सी है वो इस्टेब्लिश है। फिर यूक्रेन के द्वारा अपना एरिया शेयर किया जाता है। यहाँ पे जो मोल्दोवा है वो सिचुएटेड है। बुल्गारिया नाम का जो कंट्री है, सर्बिया है, और हंगरी नाम का जो कंट्री है वो अपना एरिया शेयर करते हैं रोमानिया के साथ में। रोमानिया के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको ये होना चाहिए कि को जो माउंटेन रेंज हैं, कारपेथियन नाम का जो माउंटेन रेंज है वो इस कंट्री के अंदर से पास हुआ करते हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं। स्टूडेंट्स, यूरोप के अंदर में एक लार्जर रिवर है, यूरोप के अंदर में एक लार्जर रिवर है, डेन्यूब नाम का एक नदी है या कोई अदर रिवर है।
वो आप देखिए कि रोमानिया के वहाँ पे ड्रेन करता है, वहाँ पे एक लार्जर डेल्टा है उसको क्रिएट करता है, ब्लैक सी के अंदर में उसका ड्रेनेज हुआ करता है। वो कौन सा रिवर सिस्टम है जो कि रोमानिया के वहाँ पे अपना जो डेल्टा है उसको फॉर्म करता है और काफ़ी सारे कंट्रीज़ के थ्रू वो रिवर पास करता है, उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे रिवर्स के बारे में तो ओवर द ईयर्स जब आप देखें कि जब न्यूज़पेपर के अंदर में ही ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेगा एग्जाम से रिलेटेड। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे बताना। वेनेजुला के वहाँ पे यूएस ने स्ट्राइक किया था, वहाँ के जो लीडर हैं उनको लेके चले गए हैं यूएस के वहाँ पे। अब आप देखिए कि 2024 में जब इलेक्शन हुए थे वेनेजुला के वहाँ पे, तो एक जो पर्सन जो अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे जिनको कि यूएस के द्वारा एज ए विनर के रूप से रिकॉग्नाइज कर दिया था इलेक्शन रिजल्ट के बाद में, तो वो उन पर्सन ने अब क्लेम किया है कि फिर से इलेक्शन है वो होने चाहिए। अब आप देखिए कि फिर से नया मैंडेट आए, किस पर्सन को जो पावर है उनके हैंड के अंदर में यहाँ पे होना चाहिए। और जो नोबल पीस प्राइज का जो विनर है 2025 के समय में एक वुमेन एक्टिविस्ट है जिन्होंने आप देखिए कि वेनेजुला के सभी अपोजिशन के लीडर्स को यूनाइट किया था और उनके इसी एफर्ट्स की वजह से डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की वजह से उनको नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया है। तो उनको अपना लीडर इन्होंने बताया है कि वो हमारे लीडर हैं, उनका लीडरशिप के अंदर में इलेक्शन है वो फिर से यहाँ पे एक फ्रेश मैंडेट है वो मिलना चाहिए। वेनेजुला के बारे में जब भी आप रीड करते हो क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि जो 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 पेट्रोल का जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर में लार्जर नंबर के ऊपर से वेनेजुला है उसका नंबर आया करता है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का ओपेक नाम का ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वेनेजुला ने 1960s के समय इसको इस्टेब्लिश किया था। 4 अदर कंट्रीज हैं वो भी इस समय इसके फाउंडिंग मेंबर हैं वो हुआ करते थे। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में इस वजह से था, एक तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने इससे विड्रॉवल किया है कि इसका जो कोटा सिस्टम है प्रोडक्शन के अंदर में वो उनका ओवरऑल प्रोडक्शन का जो एफिशिएंसी है उसको इम्पैक्ट करता है। सेकंड आप देखिए कि वेनेजुला के पास में लार्जर वे के अंदर में जो जो यहाँ पे क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो अवेलेबल हैं, क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा उनके पास में रिजर्व के रूप से अवेलेबल है। वहाँ पे आप देखिए कि ग्लेशियर्स का भी मेल्टिंग हो चुका है, कम्प्लीटली जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो चुके हैं। एक लेक आपको मिलेगा, लेक मराकाइबो है जो इस्टेब्लिश है, जो कि गल्फ ऑफ वेनेजुला से सेपरेटेड है, कि लेक मराकाइबो और गल्फ ऑफ वेनेजुला उनके बिटवीन में सेपरेशन है, जो अलग डिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि लेक मराकाइबो है जो गल्फ ऑफ वेनेजुला के अंदर ही है क्या, तो वहाँ पे नहीं है। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो मिडिल ईस्ट के बारे में है, वेस्ट एशिया के बारे में है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, इजराइल का जो फोर्सेज है उन्होंने लेबनान के वहाँ पे हजीबुल्लाह को टारगेट करते हुए अटैक किया गया। अटैक के दौरान में आप देखिए कि उन्होंने एक जो जो फोर्ट एरिया है उसको यहाँ पे कैप्चर किया है, ब्यू फोर्ट जो कास्टल है उसको कैप्चर किया गया। अब ये जो फोर्ट एरिया है वो किस समय का है, मेडिवल हिस्ट्री के समय का ये फोर्ट एरिया है। 7th सेंचुरी के समय हम रीड करते हैं कि इस्लाम का जो एक्सपेंड होता है अदर पार्ट के लिए इस्लाम है जो एक्सपेंड करता है, उसके बाद में आप देखिए कि उसके अगेंस्ट में जो वहाँ पे जो लोकल एम्पायर्स हुआ करते थे वो अपने होली लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए 9th 10th 11th 12th सेंचुरी के समय में जो अपने मूवमेंट्स को कैरी आउट करते हैं, उस समय ही इनको जो ये जो ब्यू फोर्ट जो कास्टल है जो फोर्ट है उनको वहाँ पे डेवलप है वो किया गया था। अब इस फोर्ट एरिया को कैप्चर करने से क्या होगा, एक तो आप देखिए कि इजराइल का जो वहाँ पे गैलीली का एरिया है उसके ऊपर में अपना कंट्रोल को इस्टेब्लिश करता है, जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर में कम्प्लीटली अपना जो प्रोटेक्शन है उसको ये कैरी आउट करता है, ब्लू लाइन जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द लेबनान एंड इजराइल के बिटवीन के अंदर में। और आप देखिए जो लितानी रिवर वहाँ से पास करता है, लितानी नाम का एक रिवर है वो भी यहाँ पे पास करता है। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ से जो लाइन्स हैं वो पास करती हैं। लेबनान के अंदर में हजीबुल्लाह का नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के रूप से भी देखता है ईरान, वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको कि ईरान अपना सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि यूएस का जो ट्रस्ट करना है एक डिफ़िकल्ट और टफ यहाँ पे सिचुएशन है। क्यों क्यों डिफ़िकल्ट है यूएस का ट्रस्ट करना, उन्होंने मेंशन किया है कि यूएस ने जब फरवरी के समय में उनका डिस्कशन था न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, तो अनप्रेसिडेंट सडनली आप देखिए कि उनके ऊपर में अटैक किया, उनका जो टॉप लीडरशिप है उनका एलिमिनेशन हुआ था उस अटैक के अंदर में।
अब ईरान ने कहा है कि सिचुएशन इस तरीके से है कि यूएस का जो ट्रस्ट करना है वो डिफ़िकल्ट इस वजह से है कि कभी भी उनके द्वारा अटैक है वो किया जा सकता है। ईरान का जो यहाँ पे जो नेगोशिएशन के जो टर्म्स हैं उनको गारंटी दिया जाए कि उनके ऊपर में अटैक नहीं होगा, जो अटैक की वजह से जो डैमेज हुआ है उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कुछ सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाएगा। तो ईरान के जो नेगोशिएटर हैं उनका स्टेटमेंट है। फिर आप देखिए कि हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है वहाँ पे एक सिक्योरिटी डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसको कि आप जियो पॉलिटिकल डायलॉग भी बोल सकते हो। डायलॉग का नाम क्या है? सेंग्रीला डायलॉग है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? ये सिंगापुर के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। क्या इंडिया के अंदर में भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऐसा कोई जो प्रोग्राम हुआ करता है क्या? तो रायसीना डायलॉग आप काफ़ी बार रीड करते हो। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा रायसीना डायलॉग है उसको ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। सेंग्रीला कहाँ होता है? सेंग्रीला आप देखिए कि हुआ करता है सिंगापुर के अंदर में। मुनीक सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी है, कोलंबो कॉन्क्लेव भी है। ऐसे काफ़ी सारे जो डिस्कशन के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जियो पॉलिटिकल है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उन सभी को डिस्कस है वो किया जाता है। तो उसी समिट के दौरान में जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर, जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं जापान में, उनको आप देखिए कि प्रेज करते हुए कहा गया है कि चाइना ने बेसिकली जापान के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने अपना जो मिलिट्री पावर है उसको इंक्रीज किया है। तो जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि उनका राइट है कि वो अपना मिलिट्री पावर को यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में इंक्रीज करें। चाइना के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन का भी प्रेजेंस है, मिलिट्री का भी जो आप देखिए कि जो पोटेंशियल है वो लार्जर नंबर में है। तो जापान ने अपना यहाँ पे डेट पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे रिवील किया। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना ने ऑब्जेक्ट ये किया था कि उस एरिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट हो सकता है। उससे पहले नवंबर के समय में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आप देखिए कि एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना के द्वारा ताइवान के अंदर में इंटरवेन नहीं करना चाहिए। ताइवान को अपना जो पार्ट इन्होंने बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले जो ताइवान है वो जापान के कंट्रोल में आया करता था, वो जापान का ही पार्ट है, चाइना को उसके ऊपर में इंटरवेन है वो नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट्स हैं जो हुआ करते हैं पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में। इसी सेंग्रीला समिट के दौरान में ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके का एक आप देखिए कि एक वहाँ पे एक ग्रुपिंग है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको इस नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। अब इस ग्रुपिंग का मीटिंग हुआ तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कुछ सबमरीन्स जो सप्लाई किए गए थे यूएस के थ्रू, तो उनको यहाँ पे मेंशन किया है कि वो यूज सबमरीन है, कि पहले से यूज कर लिया गया था उन सबमरीन को। तो यूएस ने कहा है कि कोस्ट कटिंग का एक प्रोसेस है, कोस्ट कटिंग का एक प्रोसेस है, उस वजह से इस तरीके से उनको सप्लाई है वो किया गया। स्टूडेंट्स, इन्हीं 3 कंट्रीज़ के अलावा 2 और कंट्री हुआ करते हैं। एक कंट्री है न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है, और एक कंट्री है कनाडा। 5 आई अलायंस का ये 5 कंट्रीज भी पार्ट हैं। 5 आई अलायंस क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए यूएस और यूके ने एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया था, 5 आई को, और बाद में ये जो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है वो भी उसको ज्वाइन करते हैं, और जिसमें इंटेलिजेंस का जो न्यूज़ है वो शेयर किया जाता है एक दूसरे का जो एजेंसी हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसके बारे में है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब नहीं था तो उससे पहले आप देखिए कि जो हमारे एक्सो प्लानेट हुआ करते हैं, जो हमारा जो सोलार सिस्टम है उसके आउटसाइड एरिया के अंदर में जो एक्सो प्लानेट्स हैं वो मिला करते हैं, जो कि 700 लाइट ईयर्स का जो डिस्टेंस है उसके वहाँ पे वो इस्टेब्लिश हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की वजह से वहाँ का जो वेदर कंडीशन है उसको पता है वो लगाया जाता है, वेदर कंडीशन का पता है वो लगता है। 2021 के समय में नासा के द्वारा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको आप देखिए कि लॉन्च किया गया था, और उसी के थ्रू एक्सो प्लानेट्स को इस तरीके से यहाँ पे उनका वेदर कंडीशंस को भी आप देखिए कि प्रेडिक्ट किया जाता है, उनको स्टडी है वो किया जाता है। फिर अर्जेंटीना के बारे में मेंशन है। अर्जेंटीना जो कि लैटिन अमेरिका का कंट्री है, और आप देखिए कि काफ़ी बार हम लिथियम ट्राइंगल के बारे में रीड करते हैं, लिथियम जिसको कि वाइट गोल्ड भी बोला करते हैं। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना उसका पार्ट है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली नाम का जो कंट्री है। अर्जेंटीना के वहाँ पे कोला नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी, इंडिजीनियस कम्युनिटी है वो रहा करती है। वहाँ पे उसके बारे में मेंशन ये किया गया कि एक जो मम्मी है उस इंडिजीनियस कम्युनिटी का जो चाइल्ड ऑफ चेनी के नाम से एक मम्मी है जिसको कि लाया गया है, जो कि वहाँ पे जो म्यूजियम्स है उसके अंदर में उसको रखा गया था। तो एग्ज़ाम के लिए तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आप देखिए कि बांग्लादेश ने जो पद्मा बैरेज को जो डेवलप किया है, पद्मा बेसिकली जब गंगा रिवर बांग्लादेश में जाया करती है
तो उसको पद्मा के नाम से जाना करते हैं। बांग्लादेश का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट का जो रीजन है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए इस बैरेज को जो डेवलप है वो किया गया है। यहाँ पे कंपैरिजन ये है कि साउथ एशिया के अंदर में एक तो आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में बैरेज है वो इस्टेब्लिश है रिवर्स के ऊपर में। अगर हम यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे रीड करें तो काफ़ी सारे बैरेज हैं उनको डीकमीशन भी किया गया है, उनको रिमूव भी किया गया है। इवन 2025 के अंदर ही जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे जो बैरेज हैं उनको हटाया गया है वहाँ पे। और साउथ एशिया के अंदर में जो फ्लोइंग ऑफ द रिवर है उसको आप देखिए कि कैप्चर करते हुए वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको डेवलप है वो किया जाता है। सीबीएसई का जो मार्किंग प्लेटफॉर्म है उसका वल्नरेबिलिटीज़ है उसको एक स्टूडेंट के द्वारा रिवील किया गया है। उस प्लेटफॉर्म को हैक करते हुए उन्होंने बताया किस तरीके से आपका जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर में है। सीबीएसई का ये जो मार्किंग जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक स्टूडेंट के द्वारा जो आंसर चेकिंग है उसके रिगार्डिंग में एलिगेशंस लगाए गए थे। बाद में सीबीएसई ने उसको भी माना था कि जो उनका आंसर का जो प्रैक्टिस है उसके अंदर में कुछ मिस्टेक्स था, वहाँ पे जो मार्क्स जिस तरीके से अलोकेट किए गए थे। वैसे ही 2-3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीबीएसई का ये जो मार्किंग प्रोसेस है जो यहाँ पे मार्किंग के अलावा जो उनका साइट है जिसके ऊपर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो उसका वल्नरेबिलिटी है उसको यहाँ पे रिवील है वो किया गया जिसको सीबीएसई ने एडमिट है वो भी किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसके अंडर में जो भी स्टूडेंट्स आया करते हैं तो उनका आप देखिए कि रेगुलेशन मार्क्स का जो प्रोसेस है वो किया जाता है इस बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें कर्नाटका के बारे में है तो वहाँ पे पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरीके से रहेगा उसके बारे में मेंशन है। कैबिनेट का जो टॉक्स हो सकता है दिल्ली के अंदर में कि कौन पर्सन है वो कैबिनेट का पार्ट रहेंगे, कौन है वो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभी हमने यूरोप के अंदर में फुटबॉल का जो लीग्स है उनके बारे में देखा। हमारे यहाँ पे क्रिकेट का एक लीग होता है आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग है। तो उसका जो फाइनल हुआ था उसमें आरसीबी नाम का जो टीम है जो कहाँ से बिलोंग करती है, बेंगलोर से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। तो उसका विक्ट्री हुआ है उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। लास्ट ईयर भी इनका ही विक्ट्री हुआ था इस लीग के अंदर में। एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एसआईआर के बारे में है नेक्स्ट न्यूज के अंदर में। उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर के वहाँ पे एसआईआर का जो ड्राइव है वो कंडक्ट होगा, थर्ड फेज वहाँ पे कैरी आउट होगा। तो एन्यूमरेशन प्रोसेस के बारे में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के अंदर में अब देखिए कि एसआईआर ड्राइव को एक मैंडेटरी जो ड्यूटी के रूप से बताया गया था कि मैंडेटरी ड्यूटी है कि समय समय पे इलेक्टोरल रोल है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में इस्टेब्लिश किया जाए, उसका ऑथेंटिकेशन है उसको इस्टेब्लिश है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका एक स्टेटमेंट था वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर में। उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि सिर्फ इंडिया के द्वारा ही उनके एरिया में एनक्रोचमेंट नहीं किया गया, उनके द्वारा भी इंडिया के कुछ एरिया के अंदर में एनक्रोचमेंट है वो किया गया है। और फिर आप देखिए कि जब रिप्लाई दिया गया, जब अपोजिशन ने उसको अपोज किया तो उन्होंने कहा है कि जो नो मैंस लैंड का एरिया है जहाँ पे उन्होंने जो उनको उनके कंट्रोल में कुछ एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया गया है तो ये वो प्लेस है जिसको कि वो कैप्चर के बारे में मेंशन किए थे कि इंडिया के अलावा नेपाल ने भी इंडिया का कुछ एरिया है उसको कैप्चर किया है। अब आपको इंडिया और नेपाल का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कितना बॉर्डर है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया और नेपाल का। तो प्रेजेंट समय में जो बॉर्डर है वो आप देखिए कि 1751 किलोमीटर का है। 1751 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया और नेपाल के बिटवीन में। कौन कौन से स्टेट हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं? एक तो आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम है, जो उत्तर प्रदेश है वो, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड का नाम का जो स्टेट है। उत्तराखंड के अलावा आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बिहार के अलावा जो सिक्किम है, और सिक्किम के अलावा आप देखिए कि वेस्ट बंगाल है जो अपना एरिया है वो शेयर किया करते हैं। स्टूडेंट, सिक्किम के बारे में क्वेश्चन आया था कि सिक्किम ओनली स्टेट है क्या जो एक ही स्टेट के साथ अपना एरिया शेयर करता है? तो आप देखिए कि मेघालय भी है जो कि आसाम के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है, और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जो मल्टीपल स्टेट्स के साथ में एरिया शेयर किया करते हैं। इंडिया कुछ ऐसा एरिया है जो कि इंडिया के डोमेन में आया करता है, इंडिया के कंट्रोल के अंदर में है, बट नेपाल पिछले कुछ समय से क्लेम करने लगा है कि वो उनका एरिया है। एक जगह का नाम है लिपू लेक है जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी यूज किया जाता है। लिपू लेक के अलावा लिम्पियादूरा है, और लिम्पियादूरा के अलावा काला पानी है। काला पानी से आपको कुछ कंफ्यूज कर सकता है कि काला पानी का जो सज़ा है वो अंडमान निकोबार का सज़ा को बोलते थे जो कि ब्रिटिश एरा के समय हुआ करता था।
और अब काला पानी को जो यूज किया जाता है वो कि उत्तराखंड के अंदर में है, जिसपे नेपाल अपना क्लेम है वो करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान के एरिया से इंडिया के लिए आए थे, आर्मी के द्वारा उनको अब डिटेंड किया गया है कि क्यों उनके द्वारा इस तरीके से इलीगल वे के अंदर में क्रॉसिंग है वो किया गया, तो उसको यहाँ पे डिटेंड है वो कर लिया गया है डिफेंस फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें लॉइंस के बारे में है, गिर का जो एरिया है जहाँ पे हमारे एशियाटिक लॉइंस हैं वो मिला करते हैं, तो आप देखिए कि गिर का जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में अपना एरिया है वो शेयर करता है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ये इस्टेब्लिश है गिर का ये जो एरिया। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो भी पास करती हैं इस प्रोटेक्टेड एरिया से। 7 के आसपास रिवर्स है, जिसमें हिरन नदी भी है, मुच्छल जो नदी है वो भी वहाँ से पास करती है। तो ऐसी काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो पास किया करती हैं। इसके अलावा आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जो एशियाटिक लाइन्स है उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस है, उनके रिगार्डिंग में जो जो लाइन का जो मिशन है वो भी चलाया गया था रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा। और गुजरात का जो गिर का एरिया है उसमें लार्जर नंबर्स के अंदर में इनका प्रेजेंस है। हमारे यहाँ पे कोई भी कंजप्शन का जो थिंग है जिसके अंदर में अगर आप देखिए कि क्वालिटी उसका बेटर नहीं है, तो जो रेगुलेटिंग बॉडी है उनका इम्पोर्टेंट वर्क है कि उनके द्वारा फूड आइटम्स को यहाँ पे रेगुलेट किया जाए, उनको प्रॉपर वे में क्वालिटी है वो प्रोवाइड किया जाए। अब जो घी जो हुआ करता है जो कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्पेशली हरियाणा के अंदर में आपको मिलेगा। तो आप देखिए कि जो घी जो है हरियाणा है, राजस्थान है, और भी पार्ट हैं जहाँ पे लार्जर वे में इसका जो कंजप्शन हुआ करता है, तो वहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि फेक घी है उसको यूज किया गया, क्वालिटी टेस्ट के अंदर में उसके इम्पैक्ट को बताया गया है। FSSAI नाम का एक इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पे जिसका मेन डोमेन यही है कि फूड सेक्टर के अंदर में इंस्पेक्शन किया जाए, उसको रेगुलेट है वो किया जाए। नए जो CDS है उनके द्वारा अपना जो चार्ज है उसको लिया गया है, तो उसके बारे में है। उन्होंने जे काइंड ऑफ एक एब्रीवेशन है उसको यूज किया है कि हमें जॉइंटनेस को इम्प्रूव करना है। जॉइंटनेस के अलावा आप देखिए कि हमारा जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस है, उसको हमें प्रमोट करना है, और इनोवेशन तो हमें कैरी आउट करना है डिफेंस के सेक्टर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स CDS के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। कभी आप देखिए कि कारगिल के बाद में कमेटी बनता है, के सुब्रमण्यम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसको कारगिल रिव्यू कमेटी भी बोलते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर है वो गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए CDS के रूप से, और CDS को जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसके भी सेक्रेटरी के रूप से अपॉइंट है वो किया जाता है। तो उनका इन्होंने यहाँ पे ओथ लिया है, CDS के बारे में मेंशन किया गया। म्यांमार के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो हमारे जो NSA हैं म्यांमार के लीडर के साथ में डिस्कशन किए हैं सिक्योरिटी के डिफरेंट एरियाज़ के रिगार्डिंग। इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है वो कितना है, 1640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो एग्जिस्ट करता है। ITBP नाम का जो फोर्स है वो वहाँ पे अपना जो वर्क है वो किया करती है। मन की बात प्रोग्राम जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं। हमारा जो एथलेटिक का सेक्टर है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। 100 मीटर का जो ब्रेक है वो आप जो रिकॉर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एथलेटिक के अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ने मैंगोज के बारे में बताया है, कुछ साइंटिफिक जो स्मॉल इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया उनके द्वारा। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चोला एम्पायर के बारे में भी मेंशन है। चोला एम्पायर का जो प्लेट है जो रिसेंटली किसी फॉरेन कंट्री से लाया गया था हमारे नेशन के अंदर में, जो मेंशन ये करता है कि चोला के जो रूलर्स हैं उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया था, बुद्धिज्म के लिए भी कुछ लैंड है उसको ग्रांट है वो किया गया था। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन है इंडिया और चाइना से डिस्कशन किया जाएगा। UK के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा वो विजिट के लिए आएंगे, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।